अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, मुल्क में मौशी और सियासी इस्तेहकाम का ख्वाब अभी ख्वाब ही है। IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा, दोस्त ममालिक हमारी मदद नहीं कर रहे, ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिर रहे हैं, महंगाई के मारे अवाम ख्वार हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इक़्तिदार की रस्साकुशी जारी है। इक़्तिदार की जंग अवामी मफादात पर गालिब नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि मुल्क की सूरत हाल का किसी के पास क्या कोई हल है? अया साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर आप बताना चाहें, 3 दिन से आप इस्लामाबाद में मौजूद है और इस दौरान आपने एक तकरीब में शिरकत भी की है, बड़े बड़े नामवर लोग थे उस तकरीब में। मुल्की मसाइल और मुल्की हालात को लेकर क्या सोच थी उस तकरीब में? एक तो बात है कि ऐसी कभी पहले तकारीब होती थी तो तम तराक चेहरों पे चेहरों की रौनक थोड़ी ज़्यादा थी होती, थोड़ा ऐसे चलने फिरने का अंदाज जो है ज़्यादा उसमें एतमाद होता था। सच पूछिए, मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, जिससे भी आज मिलते हैं और वहाँ जो है तकरीब भी जो हुई थी, चेहरे लटके लटके हैं सारों के। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई एनालिसिस नहीं है कि ये मुल्क के साथ हो क्या रहा है। मोसने मिल्लत, मोसने कौम जो इस कौम पे इतने एहसानात कर गए और फिर रुखसत हो गए, वो भी तकरीब में तशरीफ़ फरमा थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आए। मुझे सादत नहीं हासिल हुई कि मैं उनका दीदार या दर्शन कर सकूं। कुजा इसके कि कोई उनसे बात होती और वो फिर चल दिए और चले गए। तो यही कैफियत मुल्क की है। अब बात यह है कि पहले तो कोई माने कि हमने हालात का बतंगड़ बना दिया है, वो कोई नहीं मानता। इसाक डार साहब आप देख लें, वज़ीर आज़म साहब देख लें, ऐसी बातें वो करेंगे कि छठे महीने में, 8वें महीने में ठीक हो जाएगा, इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी, ज़र मुबादला के ज़खायर ऊपर आ जाएंगे। डार साहब तो ऐसे मतलब है कि क्या वो सच बोलते हैं। वो तो मानते ही नहीं है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने आ गए हैं। वो तो उनका कोई रियाजी और मैथमेटिक्स डार साहब का कोई अलग है। वो तो कहते नहीं, 4-4.5 बिलियन तक नहीं है, कोई 12 बिलियन है। ये कौन सी उनकी करिश्माती आंखें हैं जो ये कारून का खजाना उनको नजर आता है? पाकिस्तान में कोई और आदमी नहीं है जो कर सके। अब ये जो एहसान जो हमारे जाते हुए मेहरबान मोहसिन कौम कर गए, जिससे ये सारे हालात खराब हुए, अब होना तो ये चाहिए कि कोई रिवर्स गियर मारे। रिवर्स गियर यहाँ पे किसी ने मारना नहीं है। यहाँ पे स्टेलमेट है। हालात ऐसे जैसे वो जो होते हैं बिल्कुल किसी शिकंजे में आए होते हैं, कौम के ऐसे हैं, लेकिन कोई आगे जाने को तैयार नहीं है। किसी को ये नहीं करना क्या है, सिर्फ ये रट लगाई हुई है, फलाने को नहीं आने देना, फलाने के साथ ये करना है। ये तो बड़ा आसान था। आजम स्वाति के साथ ये कर दिया, शहबाज गिल के साथ ये कर दिया। भाई करना है इसको डॉलर का करें। सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान का डॉलर बना हुआ है, काबू में आ ही नहीं रहा, रोज ऊपर जा रहे, और हमारे रुपए की बेतौकीरी, किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। ये जा रहे हैं जो जनीवा गए हैं वजीर आजम साहब, पाकिस्तान में तो किसी को कायल ये कर नहीं सकते, कोई इनकी बात पे यकीन नहीं करता। वहां देखते हैं कौन से गुल खिलाते हैं। किसी के पास कोई हल नहीं है। सलमान साहब, मौशी हालात आपके सामने है, सियासी अदम इस्तेहकाम, और उस पर ये शोशा, पहले तो टेक्नोक्रेट का शोशा छोड़ा गया, अब सियासतदानों को ये खदशात लाहक हो गए हैं कि इलेक्शन वक्त पर भी नहीं होंगे। तो ये तो गैर यकीनी की सूरत हाल को मजीद बढ़ा रहे हैं ऐसे बयानात। पहले तो मुझे जो मोहसिन कौम जो है वो कुछ कन्फ्यूजन हो रही है कि ये उन्हीं की बात तो नहीं कर रहे जो मोहसिन इमरान थे एक वक्त में, और अच्छा होता कि वो मोहसिन अवाम होते। बात ये कि आईने पाकिस्तान के तहत सबका रोल मुतय्यन है। और जहाँ तक आपने कहा कि जी सियासतदानों के अंदर कन्फ्यूजन, देखें बात यह कि जिस तरफ जहाँ पर हम खड़े हैं इस सूरत हाल में उन्होंने तो कह दिया कि हम सियासत में अदम मुदाखलत के अलंबरदार हैं,
और अब मसला सियासी रहनुमाओं ने सियासी निकालना ना, और मसला सियासी निकालने के लिए इलेक्शन बेहतरीन हल है। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि सिर्फ इलेक्शन नहीं, फेयर इलेक्शन, साफ और शफाफ इलेक्शन, आज़ादाना इलेक्शन, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर मैनेज्ड इलेक्शन की वजह से हमेशा क्राइसिस पैदा हुआ है, और आज भी जो बड़ा क्राइसिस। मुशाहिद हुसैन कह रहे हैं कि हो सकता है देखिए, मुशाहिद साहब ने बराह रास्त कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं इसलिए उनकी बात को नहीं। बिलावल भी ऐसे खदशात के इज़हार बिलावल साहब ने कहा टाइम पे होना चाहिए। देखिए ना, आप उन्हें, बिलावल साहब ने कहा टाइम पे होना चाहिए, और पीपल्स पार्टी ना पहले होना चाहिए ना बाद में होना चाहिए। मैं अगर बात कंप्लीट कर लूँ, आप पहले सवाल कर लें। मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि बिलावल ने इन खदशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हमें इलेक्शन वक्त पर चाहिए, ना वक्त के बाद। अगर कोई ये सोच रहा है कि इलेक्शन वक्त के बाद होंगे तो हम इसकी मज़ाहमत करेंगे। मेरा ख्याल बड़ा हकीकत पसंदाना उनका व्यू है कि वो अगर ये कह रहे हैं कि टाइम पे होना चाहिए, और टाइम के बाद वाली बात कौन कर रहे हैं और टाइम से पहले वाली बात कौन कर रहे हैं। टाइम से पहले वाली बात वो कर रहे हैं जो पहले इक़्तिदार में रहे हैं, और टाइम से बाद वाली बात वो कर रहे हैं जो इस हुकूमत के अलाई हैं। अच्छा। बात ये कि पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंसा हुआ है, सियासी हल तो इंतखाबात ही हैं, और इंतखाबात में अब ये नहीं होगा कि जी जिन इंतखाबात में कोई ख़ास लोग आ जाएं तो ठीक है, और ना आए तो फिर धांधली और धौंस। ये मुल्क इस नैज पे इसीलिए पहुंचा है कि सियासी लोगों ने भी गैर सियासी तर्ज अमल इख्तियार किया है, और पाकिस्तान के अदारे जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं उनका रोल भी ज़िम्मेदाराना नहीं था। मैं समझता हूँ कि आज इस मुआशी गर्दाब से निकलने के लिए सबको ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। और एक और बात देखें, मरियम, पाकिस्तान के लोगों से कुर्बानी ली जा रही है, 22 करोड़ अवाम, IMF सारा बोझ उन पर डाल रहे हैं, मलबा उन पर डलता है। पाकिस्तान का हुक्मरान टोला और पाकिस्तान की अशराफिया पाकिस्तान के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है, इस पे बात होनी चाहिए। और आज अहमद महमूद साहब का एक बयान हमारे अखबार में छपा हुआ है, दुरुस्त कहा उस बंदे ने। उसने कहा जी कि अगर पेट्रोल 500 रुपये कर दिया जाए और बिजली का यूनिट 100 रुपये कर दिया जाए, तो जो पाकिस्तान का अशराफी है वो तो ये बर्दाश्त करे, और 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पे ये लागू नहीं होनी चाहिए शर्त, उनको रिलीफ मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सम्राट जिन्होंने समेटे हैं उन्हें चाहिए कि वो हिस्सा बटाएं और पाबंदी लगाएंगे जो याशियों का सिलसिला जारी है, कुर्बानी वो दें पहले, वो दें। ठीक है डॉक्टर साहब, सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी मसाइल, इसका हल किसके पास है? देखिए, इसका हल इस वक्त किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसकी दो वजूहात हैं। पहले तो ये है कि हमारे सियासतदान अक्सर सच बोलने से परहेज़ करते हैं, और दूसरा ये है कि इनकी जो हमारा तजर्बा ये बताता है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री हमें ये बताती है कि हमारे सियासतदानों की कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की कैपेसिटी बहुत महदूद है। वो झगड़े तो पैदा कर लेते हैं, लड़ाइयाँ भी कर लेते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगाते हैं, जिस लग रहे हैं एक दूसरे पे इल्ज़ामात हैं, और किसी तरीके से अपने मुखालिफ को फारिग भी करना चाहते हैं, डिस्क्वालीफाई भी करना चाहते हैं। हमेशा से ये रहा है, आज की बात नहीं है ये। लेकिन मसले हल नहीं कर सकते। वजह उसकी ये है कि अगर आपने मसले हल करने हैं तो पहले सच बोलना सीखिए। आप ये तो एडमिट कीजिए ना कि मसाइल हैं। मैं ये आपसे प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर की तकारीर उठा लें, फाइनेंस मिनिस्टर की तकारीर उठा लें, इंटीरियर मिनिस्टर की, तीनों बड़े अहम मुद्दे हैं, इनकी तकारीर का एनालिसिस तो करें ना। उस एनालिसिस के बाद मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में इन लोगों के बयान के मुताबिक क्या मसले हैं पाकिस्तान के। इक्तिसादी मसला बहुत कम है, बराए नाम जिक्र होता है, और लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स को समझते हैं और अगर आपको अवाम का कुछ दर्द है, तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है। ये होगा ये कि अगर ये मौजूदा रुझानात चलते रहे तो मुझे नहीं मालूम कि ये बजट, जेन्युइन बजट किस तरह दे सकेंगे। गैर ज़रूरी तौर पे फिगर करके कि 4% तरक्की हुई है, 6% तरक्की हुई है। देखिए, तरक्की बेमाने है, इक्तिसादी तरक्की, इक्तिसादियात बेमाने हैं अगर वो इस माशरे में सोशल जस्टिस न पैदा कर सके। वो ऐसी इक्तिसादियात जो बड़े लोगों को सर्व करे, वो इक्तिसादियात जो है वो मुल्क को नहीं बचा सकती। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जो हमें ख़तरा नज़र आता है वो है इंतशार का ख़तरा। अगर इक्तिसादियात ख़राब होती हैं और इसी तरह हमारे इक्तिसादियात को चलाने वाले इसी किस्म की गुफ्तगू करते रहे और अपोजिशन वाले भी बेमाने गुफ्तगू करते हैं, अगर हमारे सियासत का यही रुख रहा तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत तो क्या, यहाँ पे इंतशार पैदा होगा, और एक ऐसा इंतशार होगा जो कि हुक्मरानों को तो लेके बैठेगा। हुक्मरान डिजर्व भी करते हैं, इसलिए कि उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है
लेकिन उनकी तकारीर का अगर एनालिसिस करें तो इक्तसादियात का कोई मसला नहीं है। लेकिन हर चीज़ हुक्मरानों ठीक के चल साथ रही साथ है। तो अवाम भी पिस जाएंगे ना, इस इंतशार की जद में आ जाएंगे। साफ़ी साहब, मुल्क की हालात इस वक्त क्या तकाजा कर रहे हैं? मुल्की हालात तकाज़ा तो यही है कि दुरुस्तगी की जाए, लेकिन इम्कानात तो कोई हमें नज़र नहीं आ रहे। और जिस तरह बाकी पैनलिस्ट ने कहा, उनकी नज़र में भी फौरी तौर पे तो कुछ सबब नहीं है, लेकिन मेरी एक तजवीज़ है, अगर उससे इत्तेफाक किया जाए तो हो सकते हैं आपके तमाम मसले हल हो जाएं। खान साहब को लाया जाए, अमीरुल मोमिनीन बनाया जाए, उनको 2/3 मेजॉरिटी तो बहुत मामूली बात है, उससे भी बढ़ के कोई उनके साथ लिक्कत पड़त की जाए, एक 50 साल या 30 साल के ठेके पे इमरान खान साहब को ये मुल्क दिया जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। एक तो ये जो बार बार हम तब्दीली, रिजीम चेंज और ये जो हमारे शौक़ है ये भी पूरा हो जाएगा, और ख़ान साहब की जो है अहलियत मज़ीद खुल के सामने आ जाएगी। इन लोगों को देखे, इस वक्त 66% के हुक्मरान इमरान खान साहब है। हम 27 किलोमीटर की वफाकी हुकूमत से तो हमारी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है, और किसी हद तक अगर हम वफाकी तर्ज हुकूमत पे हमारा यकीन है तो होने भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब जो काम कर सकते हैं अपने ज़ेर इक़्तिदार इलाकों में और सूबों में और इंतज़ामी यूनिट्स में, तो वहाँ पे वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पे क्या कबाहत है? चले महंगाई वफाकी सब्जेक्ट चाहिए, अमन व अमान की सूरत हाल क्यों नहीं दुरुस्त हो रही है, गुड गवर्नेंस जो है वो आगे क्यों नहीं जा रहा? तो ये चीज़ें जो इमरान खान साहब के करने के काम है, एटलीस्ट वो तो करे। दूसरी तरफ जो बार बार आज भी उनकी यही दुहाई है, और जो हाथ जोड़ के वो अब इस्टेब्लिशमेंट के सामने बाकायदा जो है खुदा के वास्ते दिए जा रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करने से, उनको बाज रखने के हवाले से खान साहब जो है आज जो उनकी मैं कुछ तकरीर का कुछ हिस्सा सुन रहा था तो उसमें भी उनकी तरफ से खुदा के वास्ते दिए जा रहे थे। 2018 में अगर ऐसा करते तो शायद इस वक्त इमरान खान साहब इस वक्त भी हमारे हुक्मरान हो सकते थे अगर अवामी क़ुव्वत पे उनको एतमाद होता। और अब भी उन्हीं लोगों से दोबारा जो है उन्हीं इदारों से दोबारा तलबगार है। अवाम के पास वो निकले थे, और वज़ीराबाद वाक़े के बाद कोई दबंग सा DPO मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा ताकतवर DPO है, इनकलाब और तब्दीली तो नहीं आई, DPO साहब अपनी जगह पे बैठे हैं, उनको हटाने की किसी की ज़रूरत भी नहीं है, वो भी उनसे नहीं हो सका। अब वो घर में बैठ के दोबारा जो है उसी तरीके से आना चाहते हैं जो माजी में आए हैं। मेरे ख्याल में इस दफ़ा नहीं आना चाहिए खान साहब को। अगर लाना है तो बराह रास्त किसी तरीके से लाए और एक मुस्तकिल मैंडेट के साथ उनको बिठाया जाए, ताकि ये बात ही ख़त्म हो जाए कि आज इसने आना है कल उसने आना है। ठीक है, तो इस वक्त तो हमारे पैनल को कोई ऐसा मसीहा दिखाई नहीं दे रहा, किसी के पास हल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वज़ीर आज़म कल जिनेवा जा रहे हैं। या सब सैलाब मुतासिरीन के मसाइल दुनिया के सामने पेश करने के लिए वज़ीर आज़म जिनेवा पहुँच रहे हैं। कल कॉन्फ्रेंस होगी, क्या मना पाएंगे वज़ीर आज़म, कायल कर पाएंगे दुनिया को? और इसहाक डार की मुलाकात भी मुतवक्के है IMF वक्त से, कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकती है? भाई बात सुने, यहाँ पे मैंने पहले सेगमेंट में कहा था, किसी एक आदमी को कायल यहाँ मुल्क में कर सकें हम, वो वहाँ जाके करेंगे। और फिर वही चीज़ कि जो हमारा कशकोल क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसके हवाले से पैसे आ जाएंगे, कौन सी उम्मीद वो लगा रहे हैं? IMF का हमें 1 बिलियन जो है वहाँ से मिल भी जाए, हमारे मसाइल सारे हल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी चाहिए। यहाँ पे अजीब अजीब मंतक सुनने को मिलती है कि जी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो लेकिन की गिरदान ख़त्म ही नहीं होती यहाँ पे। और आइंदा जो इलेक्शन है वो इमरान खान ने कराने हैं, मुराद सईद या उसने वो गंडापुर जो उसने कराने हैं, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, चाहे उस पर बायस का इल्ज़ाम है, उन्होंने कराने, उनके पीछे जिसे हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं वो होना है। तो फिर क्यों आपको खदशा है कि वो यहाँ पे कोई जाली वोट पड़ेंगे या इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे? कराने वाले वो होंगे, सेंटर में PDM गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। इलेक्शन आपने नहीं कराने, भाई मुतबादल बता दें ना। अब ये जो कहना कि जी इमरान खान को आप बिठा दें, भाई आप इलेक्शन कराएं।
अवाम पे एतमाद है या नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है? 8 महीने 9 महीने की टर्म रह गई है ना, इंतखाबात की तैयारी करें। या तो आप बड़े 30 मार खान होते, क्या ये पीडीएम गवर्नमेंट, क्या उसके ढंढोरची और जो उसके बिगल बजाते हैं, और क्या उनके पीछे जो खड़े हैं जिन्होंने कहा कि हाँ हाँ यहां पे भी पता नहीं क्या होगा, या तो आपने हालात संभाल लिए होते। कोई अंदाजा है कि मुल्क का क्या हो रहा है? इकोनॉमी से लेके हर चीज, लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म, क्या क्या चीजें जो है। फौज हमारी हर बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, कोई फ्रेंडली बॉर्डर पाकिस्तान का नहीं है इस वक्त। इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, वहां पे वो सारे हैं डिप्लॉय। इंटरनल फ्रंट एक अलहदा खुला हुआ है। टेररिज्म जो है अपना सर उठा रहा है, मैशत का हाल, बेरोजगारी, सब कुछ है। आपसे हालात हल नहीं हो रहे, कोई और आपको प्रूफ चाहिए? कहां से प्रूफ आपको चाहिए? भाई ठीक है। आप एतमाद करें उस पर, नहीं। लेकिन इंतखाबात, लेकिन अगर करते रहते हैं, डर है आपको। और भाई करें, जो अवाम, जो उनकी जो राय है आपने तस्लीम करना है या नहीं करना, या आपने कोई जमहूरियत की एक और डेफिनेशन यहां पे लिखनी है। टेक्नोक्रेट्स आ जाएं, फलाने आ जाएं, ये जो है सारी ये टेक्नोक्रेट समझ के लाए गए थे। ठीक है, आप जी कह रहे बड़े हैं इंतजामी इंतखाबात, माहिर हैं, आम शहबाज इंतखाबात शरीफ अगर साहब जो मगर हैं वो लेकिन की कोई करेंगे। गुंजाइश नहीं है। सलमान साहब, जनेवा कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, खबरें ये हैं कि मरीम नवाज भी वहीं मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ मौजूद हैं, कल शहबाज शरीफ साहब भी पहुँच रहे हैं, तो क्या कोई सियासी मुलाकात भी मुतवक्के है? अब मैंने इसी सवाल का ही जवाब देना जी है ना। जी। देखिए, बात यह कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब और उनका वफद जो गया है, ये पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी चीज़ है अच्छा। कि यूएन ने इसका बंदोबस्त किया है और आईएमएफ के तर्जमान ने कहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, जो पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान इलाकों की तादाद में पड़े हैं, उनकी मदद के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसके लिए काम भी हुआ है। तो मेरा ख्याल हमें अच्छी खबर भी लोगों को देनी चाहिए, बजाय हम रोज़ बैठ के कहें कि जी बेड़ा गर्क हो गया है, सत्यानाश हो गया है। और इलेक्शन लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो जो आज गर्दान थी ना, वो क्या थी कि जी इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये 2018 में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये वही थी। वाइज ने शराब का जिक्र इस कदर किया, जालिम के मुंह से आने लगी बू शराब की। बात है, जब तक पाकिस्तान के सियासतदान इस बात पे इकट्ठे नहीं होंगे कि जी इलेक्शन होगा और इलेक्शन के रिजल्ट्स तस्लीम करेंगे, ये नहीं चलेगा कि जी जिस इलेक्शन में इनको जितवा दिया जाए। वो जो मौसले कौम है, खुद कहते रहे कि मौसले कौम और 1 पेज की गर्दान, आपने तो किसी को छोड़ा भी नहीं। तो बात यह कि आप पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, आपने महाजराई पैदा किया है, टकराव पैदा किया है। रोज़ आप पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करके पाकिस्तान की साख पर असरअंदाज हो रहे हैं। बात ये पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपोजिशन लीडर हैं और मकबूल लीडरशिप हैं तो ये बताएं, ये जो 22 करोड़ अवाम मसाइल की चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई ज़्यादा है, मसाइल ज़्यादा हैं, आप आने के बाद फिर वो शौकत तरीन और हफीज़ शेख के ज़ुम्मे लगा देंगे। तो बात यह कि असल इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए। इंतशार पैदा करना, मुखालफत करना और नित नए इश्यूज़ पैदा करना, ये बड़ा आसान काम होता है। मेरा ख्याल हल हमें तो हल की बात करनी चाहिए, बजाय ये कि रोज़ हम बैठ के किसी के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करें, किसी की बॉडी लैंग्वेज इसहाक डार किसी और का मसला होगा। हमारा मसला पाकिस्तान है और पाकिस्तान की मईशत है और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम है। हमने टिकट नहीं लेनी किसी पार्टी से। और इसके लिए जवाब दे तो हुक्मरान है। डॉक्टर साहब, जनेवा कॉन्फ्रेंस से हम अपने मकासद हासिल कर पाएंगे? देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो जनीवा कॉन्फ्रेंस है कि पाकिस्तान की इकॉनमी है, इनका आपस में ताल्लुक़ नहीं है। उसके फैक्टर और हैं, उसके फैक्टर हैं। जनीवा में जो कॉन्फ्रेंस है वो ठीक है कि यूएन ने इसको स्पॉन्सर किया है मदद करने के लिए, क्योंकि जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी काफ़ी हमदर्दी है पाकिस्तान के लिए। वैसे भी वो थर्ड वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा वो इन ममालिक के मुश्किलात को जानते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए कि ये जो एनवायरनमेंट का इन्होंने कवर पाकिस्तान ने जो इस्तेमाल करना शुरू किया है, वो ज़रूरी नहीं कि इतना कामयाब हो जितनी आपकी ख्वाहिश है। अच्छा। हमने ये देखा है कि इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस में अगर प्लेजेस हो जाते हैं तो वो प्लेजेस को रियलाइज़ करना भी एक प्रॉब्लम होता है। यानी किसी ने कह दिया, वहाँ कह दिया हम इतने 50 लाख डॉलर देंगे, किसी ने कुछ कह दिया, पाकिस्तान वो मुल्क बड़ा खुश होता है कि जी 5 बिलियन की कमिटमेंट हो गई। लेकिन हमने देखा है इससे पहले हर किस्म के जो होता है, अफगानिस्तान पे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, डोनर्स कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान, अब डोनर्स कॉन्फ्रेंस कह लीजिए ऑन पाकिस्तान।
तो उसमें जितनी कमिटमेंट होती है वो कमिटमेंट पूरी तरह अदा नहीं होती। और फिर एक और चीज़ का ख्याल रखें, ये नहीं है कि वो कॉन्फ्रेंस से उठते हुए चेक साइन करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पकड़ा देंगे। वो पैसा कहीं 6 महीने में डिलीवर होता है, और पाकिस्तान की सूरत हाल 6 महीने तक सब्र की नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी 6 महीने सब्र नहीं कर सकती। ठीक है। और अवाम तो बेचारे 2 महीने सब्र नहीं कर सकते। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो गई, बड़े मांगने का एक नया अंदाज पाकिस्तान को मिल गया। यानी कि मैंने अभी कहा ना, अफगानिस्तान के लिए डोनर कॉन्फ्रेंसें होती थी, अब पाकिस्तान के लिए डोनर कॉन्फ्रेंसेस होने लग गई हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। हम डोनर्स में जाके कमिटमेंट का, अफगानिस्तान डोनर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान जाके कमिटमेंट करता था और वो पैसे देता था अफगानिस्तान को। अब यह है कि अब पाकिस्तान पैसे मांग रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें एक ठंडे दिल से थोड़ा सा अकल को इस्तेमाल करते हुए ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, और 6 महीने में जून में जब बजट आना है उस वक्त हम कहाँ होंगे। थोड़ा सा इस पे जरा थिंकिंग कर लें, लेकिन हुकूमत नहीं सोच रही जिसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन साहिब साहब, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं जनेवा कॉन्फ्रेंस पर सिर्फ तकिया नहीं किया जा सकता, IMF वक्त वहाँ पर आएगा। इसहाक डार साहब की मुलाकात मुतवक्के है, इसमें कोई अच्छी पेशरफ्त होनी चाहिए, आवाम को अच्छी खबर की ज़रूरत है इस वक्त। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस जहाज़ में शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम गई है तो वापसी पे उनके ब्रीफकेस डॉलरों से भरे होंगे और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे आके स्टेट बैंक में वो पैसे जमा करेंगे। एक अच्छी पेशरफ्त है। आप जानती हैं कि COP27 का एक तसलसल है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि इनकी कंपनसेशन हो, जो क्लाइमेट चेंज में इनकी कोई ज़्यादा किरदार भी नहीं है और नुकसान वाकई हमें क्लाइमेट इसके ज़रिए के नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। हम जिस फोरम से भी पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा मुतवक्का हो तो उस फोरम को हम इस तरह बेतौकीर भी हमें नहीं करना चाहिए और अच्छे की उम्मीद भी हमें रखनी चाहिए। लेकिन जो फौरी मसाइल है वो इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस से हल नहीं होने वाले। उसके लिए आपको बहुत सारे पापड़ और बेलने पड़ेंगे और फौरी तौर पर हमारी नज़रें जो है वो IMF की जानिब है। अगर IMF जिस तरह हुकूमती तर्जुमान हमें बता रहे हैं कि IMF की जो सरबराह है प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी अच्छी गुफ्तगू हुई है और अगर प्रोग्राम हम एक दूसरे फेज़ में जाते हैं, कुछ पेशरफ्त IMF के साथ होती है, तो आप जानती है कि आर्मी चीफ साहब इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पे हैं और सऊदी अरब में शायद, और वो फिर UAE का भी उनका भी सुनने में आ रहा है, कोई ऑफिशियल मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी जी वहाँ से भी कुछ यही उम्मीद है। और जो हमारे दोस्त ममालिक है, जो हमें पैसे देने वाले ममालिक है, उसमें सऊदी अरब सरफहरिस्त है, फिर चीन है, UAE है, वो भी IMF के डील ही का इंतज़ार कर रहा है। तो हालात इतने ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के काबू में नहीं है। हमें तकिया करना पड़ रहा है डोनर्स पे, IMF पे, वर्ल्ड बैंक पे। तो थोड़ा सा जो थोड़ी सी सूरत हाल है उसका ये तकाजा ये है सूरत हाल का कि सियासी क़यादत जो है वो एक दूसरे का सहारा बने। 5-6 महीनों में मेरे ख्याल में कुछ नहीं होता। हुकूमत को जो है 8 महीने की रेट से वो ख़त्म करके थोड़े पीछे आनी चाहिए, जल्दी उनको अपने टेनेवर को ख़त्म करना चाहिए। और इसी तरह इमरान खान साहब भी जो है आज ही असम्बली तोड़ने पे इसरार की बजाय कुछ गिव एंड टेक के पॉलिसी को अपनाएं। तो शायद वक्त कम है, उन्हें डिलीवर करने की ज़रूरत है। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना और बात करनी है आटे बहरान की, जिसने आवाम को हलकान करके रख दिया। इसकी वजूहात पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आटे के बहरान और सस्ते आटे की ख़रीदारी ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। मीरपुर में एक शख्स सस्ते आटे की ख़रीदारी की कोशिश में ज़िंदगी की बाजी हार गया। या सब कहने को तो हम एक ज़रई मुल्क हैं और ज़रई मुल्क में गंदम का बहरान, इसकी वजूहात क्या हैं, कौन ज़िम्मेदार है, इसका जवाब दे कौन है? जी वो तो इसका बड़ा सादा सा जवाब है। इसके ज़िम्मेदार जो है इमरान खान है। इमरान खान ने आटा गायब किया हुआ है इस मुल्क से और किल्लत यहाँ शहबाज शरीफ है भाई। इन्होंने इनका कोई ध्यान होता इस तरफ तो फिर कुछ करते। स्टॉक्स एंड टाइम बिल्डअप करने थे। रशिया से इंपोर्ट जो है वक्त पे होना चाहिए था। कितने महीने इन्होंने गुजार दिए।
पर इन्हें क्या पड़ी हुई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस ख़त्म हो, सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ केस ख़त्म हो, इसाक डार की वापसी हो, फलानी हो, इन्हें तो अपनी पड़ी हुई थी। सपोर्ट प्राइस जो है, अब वीट सोइंग जो है अब गुजर चुकी है, सपोर्ट प्राइस बढ़ानी चाहिए थी। इंपोर्ट करके तो आप डॉलर देते हैं, यहाँ आप फार्मर्स को नहीं दे सकते एक सपोर्ट प्राइस करके। लेकिन इनके जहनों पे, जैसे हम देख रहे हैं, जहनों पे एक शख्स और एक पार्टी सवार है, हिसाब पे वो सवार हैं, और वो इसलिए अवाम की राय वो देख चुके हैं, अवाम का राव देख चुके हैं, ओरिएंटेशन देख चुके हैं। और दो जो है इलेक्शन हुए, एक वो ज़िमनी इंतखाबात और एक वो जो 7-8 कौमी असम्बली हलकों में जो छितरौल पड़ी, ये जो हमारे बैठे हुए हुकूमत, इनके नुमाइंदों को जो छितरौल पड़ी अवाम के हाथों, ये क्यों नहीं जो एक ऑब्वियस सोल्यूशन है इलेक्शन की तरफ, और गंदम आटे की तरफ नालायकी है, जिसकी वजह से आज गंदम की कीमत 5000 मन से ज़्यादा जा चुकी है देहातों में। इन्हें कुछ पहले सोचना चाहिए था, कोई भी इसके बारे में कुछ किया था, स्टॉक पाइल्स बिल्डअप करने चाहिए थे। हमने ये जो लास्ट क्रॉप था हमारी ज़रूरियात से कम था। ठीक, अंधे को भी पता था कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं आपने वक्त सिर किया? नहीं, हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमने इमरान खान को सबक सिखाना था, हमने फलाने को उठाना था, फलानों की तजलील करानी। और यहाँ पे अवाम का जो हाल हो रहा है उससे तजलील सारों की हो रही है, बशमूल हुकूमत की। क्यों नहीं आप करते? और कोई ध्यान को अपनी आंखों से पट्टियां हटाएं, देखें कि मसाइल क्या हैं। फैसला साजी आपसे हो नहीं रही, हुकूमत आपसे चल नहीं रही, बातें हैं, और एक डर है, खौफ है। और खौफ, अवाम का खौफ दिल से निकालें कि अवाम के हाथों में छितरौल पड़ेगा। डर आपको और किसी और चीज़ का नहीं है, अवाम का डर है कि अवाम का गुस्सा, गैज़ो गज़ब वो बैलेट के ज़रिए उसका इजहार होगा, वो डर है, और उससे सारे जहन मफलूज हैं और कोई फैसला साजी नहीं हो रही। और प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम जो है, जिसका सबसे बड़ी मिसाल आटे का बहरान है, प्रॉब्लम दर प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। मसाइल दर मसाइल की वजूहात क्या हैं? सलमान साहब, ये किसकी नालायकी का हम खमियाजा भुगत रहे हैं? ब्लेम गेम हम देख रहे हैं इस सिलसिले में जारी है। विफाक कहता है जी ये तो सूबों की जिम्मेदारी, सूबे कहते हैं विफाक की वजह से है। तो ये हो क्या रहा है? देखिए, दुनिया में इस हवाले से बड़े बड़े क्राइसिस आए हैं। पाकिस्तान में इसलिए नहीं आया कि पाकिस्तान में कभी एक कहत साली या फाका कशी इसलिए नहीं हुई कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। और ये नहीं है कि आपके पास गंदम नहीं है। आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा कि जी हम डबल देंगे, गंदम मौजूद है। भाई ये सारा कुछ काम करना ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। और इस वक्त बाज़ारों के अंदर आटा चाहिए। ये जो फ्लोर मिलों के दुगने किए जा रहे हैं, असल क्राइसिस की जिम्मेदार ये फ्लोर मिलें हैं। अच्छा। और ये करती क्या है? ये सरकारी कीमत देती है 2300 रुपए पे, और बिक रही है, तो ठीक कहा गया है कि जी 4600 और 5000 रुपए, तो करोड़ों कमा रहे हैं ना वो। तो ये फ्लोर मिल रहे किन की है, सिर्फ इसकी तहकीकात करवा ले। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये गवर्नेंस का बहरान है कि जब आपकी तरजीहात और हैं, आपने बयानात, इल्ज़ामात, गाली गलोच करने के काम ये है, और 66% पे किसकी हुकूमत है। और फिर ये बात है, आप ज़रा मैं दादो शुमार ले आऊँगा नेक्स्ट वीक में। मैंने आपको याद होगा कि लास्ट वीक जब क्राइसिस आया था तो अलीम खान साहब उस वक्त वज़ीर खुराक थे, उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा की गंदम तो चली गई स्मगल होती है ना गंदम, तो फिर पंजाब से भरवाई जाती है आगे गंदम। तो ये पंजाब से जो गंदम जा रही है, पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से भी कोई पूछे ना कि वो उनकी जो गंदम है वो कहाँ गई है। बात यह कि बुनियादी जिम्मेदारी इस हवाले से हुकूमत की है। और वो जो हम तो एक्सपोर्ट करते थे। और फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो पिछली गवर्नमेंट के दौरान आटा स्कैंडल था, चीनी स्कैंडल था, अद्वियात स्कैंडल था, पेट्रोलियम में अरबों खरबों की दिहाड़ियाँ लोगों ने लगाई, कोई जवाबदेह हुआ है? मैं समझता हूँ कि हमें भी ब्लेम गेम से बाहर आना चाहिए। लोगों को अगर रोटी ना मिली, देखिए बात एक मैं आपको बड़ा बता दूं, ये रोटी दाल पाकिस्तान का कभी इशू नहीं रहा। पहली दफा रोटी दाल का इशू बन गया है। लोग 2 वक्त की बजाय 1 वक्त की रोटी खा रहे हैं, उनके चूल्हे बंद हो रहे हैं। तो फिर वो जब लोगों का रद्द-ए-अमल सामने आता है ना, फिर जब एनार्की होती है, तो फिर वो ये नहीं कहते कि ये पीटीआई का, ये नून लीग का, ये पीपल्स पार्टी का। फिर लोगों का रद्द-ए-अमल आएगा तो सारे उसका टारगेट बनेंगे, इसलिए कि सब ने लूटा है और दोनों हाथों से लूटा है। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि पहली बार सफेद पोस्ट के लिए जीना भी मुश्किल हो गया। तलब और रसद का फर्क भी बताया जा रहा है। इस बारे में जानेंगे डॉक्टर साहब से इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। आटे बहरान पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, तलब और रसद का फ़र्क भी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम ख्वार हो रहे हैं सस्ते आटे की तलाश में। कोई कह रहा है फ्लोर मिल्स की वजह से ये बहरान पैदा हुआ है, कोई कह रहा है सूबाई हुकूमतों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए आवाम को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। क्या वजह है? देखिए, इसकी 3 वजूहात हैं जिनको मैं पहले बता दूं, फिर तफसील दे दूंगा आपको मैं। पहली, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पॉलिसी जो वक्त के साथ ख़राब होती चली जा रही है, उसका भी मैं बात कर दूंगा। दूसरा फैक्टर है वीट की डिस्ट्रीब्यूशन और फ्लोर मिल सिस्टम, मिडल मैन का रोल, आड़ती का रोल। तीसरा है रियल एस्टेट बिजनेस। ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ इस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। पहले आइए एग्रीकल्चर पॉलिसी पे। देखिए, गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर जो है, अगरचे बात तो हम करते हैं, एग्रीकल्चर हैं, कंट्री हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पॉलिसी में निगलेक्ट है, और ख़ासकर PMLN रवायती तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर के इतने हक में नज़र नहीं आती। अगर उनकी पॉलिसीज़ को, पिछली हुकूमतों की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा। अब तो मौका ही नहीं मिला ना उस तरफ सोचने का। देखिए, एग्रीकल्चर में आप ये क्यों नहीं गौर करते, जो एकड़ में पैदावार है पाकिस्तान में वो कम हो रही है। देखिए ना, गंदम की पैदावार, चावल की पैदावार, ये आप इनको देखिए। ये ज़रूर है कि बहुत से हमारे जो काश्तकार हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो 21वीं सदी में रहते हैं, लिहाजा उनके यहाँ तो आपको ऐसे इंडिविजुअल काश्तकार तो मिल जाएंगे जिनके यहाँ आउटपुट अच्छी है। लेकिन जब हम एवरेज आउट करते हैं तो पाकिस्तान की जो वेस्ट पंजाब की एग्रीकल्चर आउटपुट जो है ईस्ट पंजाब की आउटपुट से अक्सर चीज़ों में कम है। क्यों कम है? उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने निगलेक्ट किया है एग्रीकल्चर को। इसमें सबसे बड़ा यह है कि इनपुट का सिस्टम क्या है। मसलन आपको खादें हैं, बीज है, ये क्वालिटी मिलती है कि नहीं मिलती, खाद का असली मिलना इतना मुश्किल है, हुकूमत परवाह नहीं करती। और होता यह है कि जब खाद का सीजन आता है, जब वो डालने का सीजन आता है, उस वक्त खाद शॉर्ट हो जाती है। सवाल यह है कि हुकूमत को क्या नहीं पता कि इस वक्त खाद की जरूरत है, इस वक्त पानी की जरूरत है, इस वक्त बीज की जरूरत है। बीज की क्वालिटी भी काउंट करती है। फिर साइंटिफिकली किस तरह आप उसको चलाते हैं, पानी की पैदावार, यानी आप ट्यूबवेल सिस्टम आपका क्या है, ये सब चीज़ें हमारी हुकूमतें निगलेक्ट करती चली आई हैं। वजह यह है कि इनका ज़्यादा तवज्जो होती है कि अपने इंटरेस्ट को किस तरह मुफाद किया जाए। अब जब बिजनेस और पॉलिटिक्स हमारे पाकिस्तान में इकट्ठे हुए हैं तो वो तवज्जो बिजनेस की तरफ चली गई है, इधर एग्रीकल्चर की तरफ। एक तो ये है। दूसरा इसका फैक्टर ये है कि जो वीट की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पैसा बनाया जाता है। उसमें हुकूमत के लोग भी होते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल हुकूमत हो चाहे फेडरल हुकूमत हो, सब उसमें ये फ़ायदा उठाते हैं। फिर जो है ये जो मिडिल मैन होता है, ये जो फ्लोर मिल वाले होते हैं, फ्लोर मिल के अलावा जो आड़ती होते हैं, ये स्टोर करते हैं, ये मूव करते हैं, यहाँ से लिया कहीं और पहुंचा दिया। उसकी वजह से भी ये है। और ये क्या है, तो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। ये गवर्नेंस के मसले हैं। ये अथॉरिटीज जो हैं अगर ऑनेस्टली काम करें, चेकिंग करने वाले भी तो ऑनेस्टली काम नहीं करते ना, तो करप्शन का एलिमेंट है, ये फैक्टर है। और तीसरा जो फैक्टर है रियल एस्टेट। अब आप देखिए कि आपकी जो ये सब्जियां वगैरह जो हैं ये महंगी हो गई हैं। वजह ये है कि हर शहर के बाहर क्या हो रहा है, अब वो बन रही कॉलोनीज, क्योंकि उसमें पैसा है। और जो कॉलोनीज बनाते हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाते हैं, उनके पास भी पैसा है और पैसा वो अर्न करते हैं। उस पैसे से वो हुकूमत के फैसले बदल देते हैं। मसलन जो आपका यहाँ लाहौर में जो फिरोजपुर रोड पे एयरपोर्ट था, वो उस वो कौन सा एक बोल्टन एयरपोर्ट, वहां क्या बन रहा है, बिजनेस इंडस्ट्रियल सेंटर। बिजनेस की तबाही हो रही है, इंडस्ट्रियल, फिर वो एक नया शहर बना रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि क्या क्या मसाइल हैं और किन किन मामलात पर तवज्जो देने की जरूरत है। साफ़ी साहब, KP की सूरत हाल क्या है? क्या वहां भी आटा ऐसे ही नहीं मिल रहा? KP की सूरत हाल तो हम शुरू से, ये आज का मसला वहाँ का नहीं है। जब से ये जो सिस्टम बना हुआ है पास्को का, और जिस तरीके से ये कोटा सिस्टम, फ्लोर मिल का ये मौजूदा सिस्टम राइज किया गया है, तब से लेकर आज तक वहाँ पे मसला है। और मैं तो आपके प्रोग्राम में भी दुहाइया देता रहा कि वहाँ पे तो आटा बहरान तो कब का शुरू हो चुका है, वहाँ पे तो काफ़ी सूरत हाल ख़राब है। और जब माजी में ऐसा होता रहा तो पंजाब की तरफ से फिर सप्लाई की ज़रूरत हमें होती, और पंजाब की तरफ से एक बड़े भाई होने का हक़ अदा किया जाता हमेशा से।
और किसी न किसी सूरत पे हम उस बहरान को काबू कर लेते। लेकिन इस वक्त सूरत हाल इंतहाई संगीन है। पंजाब के वो इलाके जो पूरे मुल्क के 50% से ज़ायद गंदम की पैदावारी इलाके हैं, जनूबी पंजाब हो गए, वहाँ पे ख़ुद से इतना बड़ा जो है बहरान है और लोग हाथों में पैसे लेकर रोटी और गंदम और आटे के लिए तरस रहे हैं। तो आप केपी के इमेजिन ख़ुद करें। सलमान गनी साहब ने पहले भी आपको बता दिया कि वहाँ पे स्मगलिंग का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हमारी आधी ग़िज़ाई अजनास जो है वो अफ़गानिस्तान इलीगल उसकी स्मगलिंग और उसकी तरसील भी जारी है और उसमें बदकिस्मती से इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। सूबाई हुकूमत क्या कर रही है इस मामले पर? सूबाई हुकूमत की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगी है। महमूद खान साहब ज़मान पार्क उनको यात्रा करना होता है, अभी बनी गाला उन्होंने आना जाना उनका लगा रहता है। हमारी आज बहुत बड़ी फ़ोर्स जो है वो खान साहब की हिफाजत पे मामूर है, क्योंकि पंजाब पुलिस पे अब इत्मीनाद नहीं रहा खान साहब को। उनकी और भी बहुत सारी मसरूफियात है वहाँ पे, इसके लिए तो वो नहीं बैठे हैं कि आटे का बहरान हमारे लिए हल करे। और पंजाब में परवेज़ इलाही साहब आटे के बहरान हल करने के लिए बैठे हैं कि नहीं अपनी असम्बली बचाने के लिए वो बैठे हैं। ये तवज्जो है ही नहीं किसी भी सियासी जमात की, ना मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब और PDM की ये तरजीह है। तमाम अपोजिशन जमातें और तमाम जो हुकूमत में मौजूद जमातें हैं उनके अपने अपने एजेंडे हैं। कोई अपनी हुकूमत बचाने की फ़िक्र में, कोई हुकूमत में आने की उनको फ़िक्र है। तलब और रसद की आपका जो फ़र्क की आपने बात की, इसको बैलेंस करना बहुत आसान है। आधी आबादी को ख़त्म करे, मार दें। वैसे भी आपने गुट गुट के मारने से की बजाय जो है आपके पास जहाज़ भी है, F-16 भी है, बम्स भी है, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी एक दिफाई क़ुव्वत है। आधी आबादी तो ख़त्म करें, स्पेशली जो हम सरहदों वगैरह पे आबादी के जो वैसे भी आप बहुत मसले होते हैं, वहाँ से पूरे मुल्क में दहशतगर्दी भी फैलती है। इसको ख़त्म कर दे, तलब और रसद आपकी पूरी हो जाएगी। और बाकी में ख़म हिकमत अमली तो कोई है ही नहीं। अगर होती तो गंदम का स्कैंडल किस दौर में आया था, अयाज साहब फिर नाराज हो जाएंगे। उसका सूरत हाल देखकर मालूम होता है कि हुक्मरानों की तरजीह आवाम नहीं सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।